हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं एचपी टीजीटी का 2010 का प्रीवियस ईयर पेपर। अब हम आपको इसके सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे जितने भी बॉटनी के क्वेश्चन हैं। अब बॉटनी में जेनेटिक्स वगैरह सारी इंक्लूडेड है। तो अच्छा, एक और चीज मैंने नोटिस की इन क्वेश्चन पेपर्स में, इसमें अगर एक टॉपिक उठा लिया है ना टीचर ने, जिसने भी एग्जामिनर ने, जिसने भी एग्जाम बनाया है, तो उसी पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन हैं। जैसे अगर जेनेटिक उठा लिया है ना, तो जेनेटिक्स पे बेस्ड पूरे के पूरा क्वेश्चन पेपर बना डाला है। तो इसीलिए आपको हर एक टॉपिक पे फोकस करना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक उठा के उस पे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ सकता है। क्लियर? चलिए फिर आज का जो हमारा 2010 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें ज्यादातर है जेनेटिक्स के क्वेश्चंस। तो आपको जेनेटिक्स पे फोकस करना है। जेनेटिक्स पे है, जीन म्यूटेशंस पे है, डीएनए रिपेयर पे है, इस पूरे पे ही ज्यादा क्वेश्चन। चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। A mutation at one base of the first codon of a gene produces a non-functional protein. Such a mutation is called. अच्छा, अब होता क्या है, मान लो हमें पता है कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, राइट। अब ये जो एमआरएनए है, इससे ये इसको किसकी फॉर्म में कोड करता है, कोडोन्स की फॉर्म में। कोडोन्स में तीन अमाइनो मतलब तीन न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होते हैं। जैसे मान लो AUG, जैसे कि मैंने बताया था, ये मिथियोनिन को कोड करता है। ठीक है, आज हम अगर बात करें तो हम ये वाली बात कर लें, कैट की बात कर लेते हैं, CAT। ये हमारा कोड करता है जनरली हिस्टिडीन को। ठीक है, अब मान लो पूरा ये तीन तीन का कोड बना हुआ है, ये कोड कर रहा है हिस्टिडीन के लिए, ये सारे कोड कर रहे हैं हिस्टिडीन के लिए। अब मान लो कुछ म्यूटेशन हुई एक बेस में, फर्स्ट कोडोन में म्यूटेशन हो गई, C की जगह G लग गया, तो ये क्या बन गया, गैट। अब ये किसी के लिए कोड नहीं कर रहा, ठीक है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन है, या ऐसे के लिए कोड कर रहा है जिसका कोई प्रोटीन का कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वाले को क्या बोल देते हैं, ऐसी म्यूटेशन को क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन होगी ना, न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, म्यूटेशन होगी, तो ऐसी म्यूटेशन को बोल देते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। क्लियर? नेक्स्ट, मिस सेंस मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रही उसकी, ठीक है, मिस्ड एसेंस उसकी। मान लो अब, अच्छा, अब अगर जब ये हुआ तो, अच्छा चलो इसकी जगह हम C कर दें, अगर CAT की जगह CCT, तो ये कोड कर रहा है प्रोलीन को। प्रोलीन का आगे कोई काम ही नहीं है, तो मिस सेंस हो गया ना वो, इसकी जगह आ गया, हमें कोड करवाना था हिस्टिडीन, हो रहा है प्रोलीन, तो वो मिस सेंस हो गया, मतलब नॉन फंक्शनल सा ही बन गया एक तरह से, तो उसको बोल दिया जाता है मिस सेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट, after crossing two plants, the pyrogenic are found to be male sterile. This phenomena is found to be maternally inherited and is due to some gene which reside in. अब क्रॉसिंग करवाई दो प्लांट्स में, मान लो ये A प्लांट है, ये B प्लांट है, इन दोनों में क्रॉसिंग करवाई, तो जो आगे F1 जनरेशन बनी उसमें मेल स्टेरिलिटी आई। अब ये जो मेल स्टेरिलिटी आई ना, ये मम्मा से आ रही है उसकी, मतलब मदर वाले जीन से आ रही है। अब ये वाला जीन जो होता है, 29 जीन्स रहते हैं, ये मेल स्टेरिलिटी का 29 जीन्स रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, ये बात याद रखनी है। ठीक है, सेल्फ ऑटोनोमस भी बोला जाता है इनको, क्योंकि इनके पास अपने जीन्स हैं। न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास अपने जीन है। तो 29 माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स हैं, उनमें से 7 कोड करते हैं मेल स्टेरिलिटी को। ठीक है, तो किसमें प्रेजेंट है ये हमारे जीन, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल। अच्छा, इसको सबसे आसान तरीके से समझा दूं अगर मैं, एक से कितने बनेंगे, दो, दो से कितने बनेंगे, ये एरो रख लो, दो से चार, चार से आठ, आठ से कितने बने, 16, 16 से 34,
ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग बने। अच्छा 16 से 32, 32 से बने 64, 64 से बने 128। ठीक है, 128 बन गए। अब यहाँ पे कितनी डिवीजन हुई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवीजन के बाद 128 सेल्स आ गए हमारे, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन कैसी है, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन कैसी डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन, सॉरी। ठीक है, अब अगर बात कर रही हूं, एक सेकेंड, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन मतलब जितने पहले हैं उससे डबल बनेंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, 2n का 2n रहता है। ठीक है, 2n का वो 2n रहता है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। वहीं अगर मेयोसिस की बात करें तो मेयोसिस को क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि ये 2n का n हो जाता है। और जनरली जो माइटोसिस है, माइटोटिक डिवीजन है, वो किसमें होती है, सोमैटिक सेल्स में, और मेयोसिस किसमें होती है, जर्म सेल्स में। ठीक है, जर्म सेल्स में मतलब गैमीट्स में। गैमीट्स में क्या करना होता है, ओवरी से एग बन रहा है तो वो एन रखना होता है, क्योंकि आगे जाके n+n 2n बनता है अगली जनरेशन में। वहीं अगर सोमैटिक सेल्स है, सोमैटिक सेल्स में क्या हो रहा है, रिपेयर हो रही है सेल्स की, एक सेल खराब हुआ उसकी जगह वैसा ही एक नया सेल चाहिए, 2n वाला चाहिए, तो सेम ये सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है नेक्स्ट, which of the following is the key intermediate compound linking glycolysis of the Krebs cycle? ग्लाइकोलिसिस की बात करें अगर हम, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या यूज होता है, पहला प्रोडक्ट क्या यूज होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या बनता है, 10 स्टेप की प्रोसेस से ये ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है। पायरुविक एसिड बन रहा है। पायरुविक एसिड का क्या बनता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटाइल कोए बन रहा है। ठीक है, एसिटाइल कोए 3 कार्बन कंपाउंड है। अब एसिटाइल को ये कहा हो रही है, ये वाली प्रोसेस हो रही है अब क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिलके और एसिटाइल कोए मिलके ये क्या बना रहे हैं, अगला प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको बोल देंगे सिट्रिक एसिड। ठीक है, और ये 6 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर, तो कंपाउंड ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे एसिटाइल कोए जोड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एल्गे वेरी रिच इन प्रोटीन इज स्पाइरोगायरा। जो प्रोटीन रिच यहाँ पे एल्गे है स्पाइरोगायरा, ये इटैलिक्स होना रह गया है। ठीक है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में 56% प्रोटीन रहता है। ठीक है, हाईली प्रोटीनेशियस होती है। हमारा आंसर हो जाता है स्पाइरोगायरा। चलिए नेक्स्ट, अ विमेन विद 2 जीन्स फॉर हीमोफीलिया एंड जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। अब विमेन की कंडीशन क्या है, ये विमेन के जीन ये होते हैं ना, तो H और C, और दो, एक जीन कलर ब्लाइंडनेस का है एंड 2 जीन्स किसके है, हीमोफिलिक। ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम मैरीज अ नॉर्मल मैन, और ये किससे शादी हो रही है इसकी, नॉर्मल मैन से शादी हो रही है। हाउ विल बी द प्रोजेनी इज, अब प्रोजेनी कैसी होगी, ये देखो, इस तरह से फीमेल है, ये फीमेल वाले जीन है, इस तरह से मैन वाले जीन है। फीमेल वाले, अब इसको ये क्या है, डॉटर है, करियर रहेगी। अगर इसकी बात करें तो ये भी करियर रहेगी, और मैन की बात करें तो ये हीमोफिलिक भी है, कलर ब्लाइंड भी है। यहाँ पे ये सिर्फ हीमोफिलिक रहेगा। क्लियर, अब यहाँ पे हमारी ऑप्शंस देखो, अब इसमें ऑल सन्स एंड डॉटर्स आर हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड। अब यहाँ पे कैरियर वर्ड किसी ने यूज नहीं किया, कैरियर वर्ड यूज किया होता तो कहानी अलग होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड डॉटर, सन्स भी तो है यार, सन की यहाँ बात ही नहीं हो रही। 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% नॉर्मल। नॉर्मल सन्स कहाँ है, दोनों को कलर ब्लाइंड, दोनों को क्या होगा, हीमोफीलिया तो दोनों को, एक को कलर ब्लाइंड है। 50% हीमोफिलिक डॉटर एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर।
50% हीमोफिलिक नहीं है, दोनों हीमोफिलिक कैरियर्स है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस तो हर हाल में गलत है। तो हमें क्या चूज करना है, हमें बेस्ट चूज करना है, क्योंकि कैरियर की बात ही नहीं हो रही है। तो ऑल सन्स आर हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड, बिल्कुल दोनों सन्स हीमोफिलिक भी है और कलर ब्लाइंड भी है, एक नहीं है, बट बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे यही है। नेक्स्ट, डॉटर्स की बात करें तो डॉटर्स भी हैं, हीमोफिलिक तो है ही। क्लियर? तो इसलिए हमारी फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन बनती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज द फिनोमिना ऑफ ट्रांसडक्शन ऑफ इन बैक्टीरिया इज वेल अंडरस्टूड। हाँ ठीक है, बैक्टीरिया का ट्रांसडक्शन ठीक है, बैक्टीरिया का, बट जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ बैक्टीरिया से रिलेटेड है, यीस्ट से भी तो है। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम सुना होगा, वायरसेस से भी है, वैक्सीन लग रही है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो, इसको हम कंसिडर करते हैं। वी कैन सी डीएनए एट स्पेसिफिक साइट बाय एंडोन्यूक्लियस लाइक डीएनएस 1। अच्छा, वी कैन सी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या बात हुई है, अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए से मिलता है ना, सॉरी बैक्टीरिया से मिलता है ना, उसको हम यूज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का जनरली काम क्या होता है कि वो कट लगाते हैं स्पेसिफिक साइट्स पे। स्पेसिफिक साइट्स मतलब जहां हमें चाहिए हम वहां कट लगवा सकते हैं इनसे। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल डीएनए, डिजायरेबल पीस ऑफ डीएनए। मान लो ये हमारा पूरा वेक्टर है, इसमें हमने डिजायरेबल जीन यहाँ डाल दिया, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बात ही इसी की करती है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो, बिल्कुल सही, यही है, विट्रो में ही, विट्रो कंडीशंस में ही हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, if Mendel has studied the 7 traits using a plant with 12 chromosomes instead of 14, in what way would the interpretation have been different? अब मेंडल की अगर बात करें, मेंडल ने 7 ट्रेट स्टडी किए, कितने क्रोमोसोम पे, 14 क्रोमोसोम्स पे। अब अगर 14 की जगह वो 12 करता तो क्या होता, लिंकेज होती, क्योंकि अभी 7 के 7 अलग अलग पे थे। अब मेंडल ने क्या किया था, मेंडल के जीन उसको क्लियर थे कि या तो वो टॉल है या तो वो स्मॉल है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। टॉल वाला जीन रिंकल्ड से नहीं कनेक्टेड, टॉल वाला जीन स्मॉल से नहीं, ड्वार्फ से नहीं कनेक्टेड। क्लियर? ऐसे ही था ना, मेंडल के जितने थे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे थे। मतलब अगर कोई टॉल है तो वो टॉल है, मान लो एक जनरेशन को हमने इस तरह से किया, ये टॉल है ये ड्वार्फ है, तो इस तरह से क्या आई, F1 जनरेशन हमारी हाइब्रिड आई। अब नेक्स्ट जनरेशन में हमें फिर ड्वार्फ वाला मिल गया और टॉल वाला भी मिल गया, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है, जीन्स एक दूसरे में मर्ज नहीं हुए। क्लियर? अब मेंडल ने ये कैसे पाया, क्योंकि 7 से मतलब 7 ट्रेट्स उन्होंने स्टडी किए 14 क्रोमोसोम पे अलग अलग, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड नहीं थे, लिंकेज बिल्कुल नहीं शो कर रहे थे। ठीक है, अब ही वुड हैव डिस्कवर्ड ब्लेंडिंग और इनकम्प्लीट असॉर्टमेंट। ये तो अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती या ब्लेंडिंग होती तो अलग बात होती, ये मीराबाइलिस जलापा की बात है ये तो। अब नेक्स्ट, ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल सही। अब मेंडल वाज लकी कि उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स चूज किए जिनमें वो एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है सेकेंड। Here, next, the chemical knives of DNA are, अभी मैंने बताया कट कौन लगाता है, एंडोन्यूक्लियस कट लगाते हैं स्पेसिफिक साइट्स पे, तो नाइव्स इन्हीं को बोला जाता है केमिकल नाइव्स, क्योंकि हमें जहां कट लगाना है, जहां हमें अपना डीएनए, डिजायरेबल डीएनए इनकॉर्पोरेट करना है, वहां हम आराम से कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, लाइगेजेस की बात करें तो लाइगेजेस हमेशा जोड़ने का काम करता है, कट लगाने का नहीं। और बाकी आपको रेफरेंसेस दिख रहे होंगे, आप इन बुक से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और काफी क्लियरेंस होगी आपको। नेक्स्ट, genes that are involved in turning on or off the transcription of a set of structural genes are called। अब कुछ जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स की बात कर रही हूँ,
डीएनए में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो क्या कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं ऑन एंड ऑफ। अब वो ऑन एंड ऑफ कैसे रेगुलेट करते हैं? रिप्रेसर क्रोमोसोम्स के थ्रू, ठीक है। या तो रिप्रेसर क्रोमोसोम्स को ऑफ रिप्रेसर क्रोमोसोम्स को कंट्रोल करते हैं, ऑफ करना है ऑन करना है, तो ये सारी चीजें ये चेक करते हैं। अब रेगुलेटरी जीन रेगुलेट करते हैं किसी भी ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है, उसको रेगुलेटरी जीन्स बोल दिया जाता है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस आर। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस आर 2-3 बार हमने पढ़ लिया कि क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर्स है, ठीक है। बट ये क्या होते हैं, आते कहां से? हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा जिसमें पता चला कि वो बैक्टीरिया में होते हैं। अब बैक्टीरिया का उसमें क्या काम? अगर बैक्टीरिया में कोई वायरस आ जाता है ना, तो ये कट लगाने स्टार्ट कर देता है, मतलब बैक्टीरिया के डिफेंस के लिए प्रेजेंट होता है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बैक्टीरिया का डिफेंस करता है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। कोई वायरस आ जाए तो ये कट लगाने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, बिल्कुल सही। प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल फॉर डीजनरेशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल नहीं। यूज्ड फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस नहीं। यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर फाइटिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल, फाइटिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें लड़ाई क्यों करवानी है भाई, हमें तो अपना काम करवाना है। नेक्स्ट, डीएनए एलिमेंट्स विच कैन स्विच देयर पोजीशन आर कॉल्ड। अब कुछ डीएनए में ना ऐसे होते हैं शरारती से बंदे, जिनको जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो पोजीशन है उसको स्विच कर लेते हैं, तो उनका नाम होता है ट्रांसपोजोन्स। ट्रांस मतलब पता है हमें, एक से दूसरी जगह जाना, और दूसरा नाम है इनका जंपिंग जीन्स। नेक्स्ट, in Down syndrome, karyotyping has shown the disorder is associated with trisomy of chromosome number 21, usually due to। अच्छा, अगर हम बात करें 21 की ट्राइजोमी हो जाती है, डबल फॉर्म में तो ये पड़ा होता है, बट ट्राइजोमी हो जाती है डाउन सिंड्रोम की। अगर हम बात करें, डाउन सिंड्रोम एक मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि स्टंटेड ग्रोथ रहती है, मतलब मेंटली इतना जो बच्चा है वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। और ये किस लिए होती है? नॉन डिस्जंक्शन ड्यूरिंग एग सेल फॉर्मेशन। जब एग सेल बन रहा होता है तब क्या हो रहा है कि पूरे क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, ठीक है। नेक्स्ट, radioactive thymidine when added to the medium surrounding living mammalian cells gets incorporated into a newly synthesized DNA. Which of the following type of chromatin is expected to radioactive if cells are exposed to radioactive thymidine as soon as they enter the S phase? अब S phase क्या होता है? पहले तो S phase क्या होता है? सिंथेसिस फेज, जब डीएनए बनता है, क्लियर। अब थायमिडीन, रेडियो एक्टिव थायमिडीन को यूज करेंगे तो वो कहाँ दिखेगा? रेडियो एक्टिव थायमिडीन हमेशा यूक्रोमेटिन में दिखता है। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं? यूक्रोमेटिन होते हैं, अगर ये क्रोमोसोम है ना हमारा, इसमें थोड़ी लूजली पैक्ड जो जगह होती है उसको यूक्रोमेटिन बोल देते हैं, और टाइटली पैक्ड बिल्कुल होती है उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोल देते हैं। अब जो यूक्रोमेटिन है ना वो रेडी फॉर ट्रांसक्रिप्शन रहता है, बट हेट्रोक्रोमेटिन की हम ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो टाइटली बाउंड है। तो यहाँ पे थायमिडीन, अगर हम रेडियो एक्टिव थायमिडीन दिखेंगे तो वो किसको देखे? क्योंकि जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो तो टाइटली पैक्ड है, ठीक है, टाइटली पैक्ड है, वो तो खुलेगा ही नहीं। तो यूक्रोमेटिन में हम रेडियो एक्टिव थायमिडीन को देख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, how many types of genetically different gametes will be produced by a heterozygous plant having the genotype A, B, C? अच्छा, अब इसमें कितने टाइप के बनेंगे? ए सेम है दोनों में, बिल्कुल सेम है, बी इधर आ गया, बी इधर आ गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब सी इधर आ गया, सी इधर आ गया, दो ही बनेंगे क्योंकि डिफरेंस कहाँ है? एक ही जीन में, क्लियर। तो हमारा क्या आ जाता है? 2 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, mental retardation in man associated with sex chromosomal abnormality is usually due to।
अब होता क्या है, ये मेंटल रिटार्डेशन जो हो रही है ना, ये एक्स के साथ इस तरह से एक क्रोमोसोम आ जाता है, इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जनरली ये मेल्स में होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल्स में होता है। इससे क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है और मेंटल रिटार्डेशन होती है, फीमेल वाले थोड़े फैक्टर्स आने लग जाते हैं स्टार्ट, जैसे बल्जिंग आउट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, सेम चीजें इसमें होती हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। अब एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए फीमेल वाले कैरेक्टर्स भी आएंगे अब। ठीक है, तो इंक्रीज इन एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये वाली कंडीशन बोल सकते हैं इसको। 44 + 46 होने चाहिए ना, तो ये 47 हो जाते हैं 46 के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन बाय आउटसाइड एनिमल एंड प्लांट्स। इन्वेजन क्या होता है, पहले तो इन्वेजन होगा मतलब मान लो मैं अपने घर में खुशी खुशी रह रही हूं, ठीक है, मेरा कजन आ गया यहाँ पे, मैं अपने घर में बड़ी खुश हूं यार, ठीक है, ये खुश हूं मैं अपने घर में बड़ी खुश हूं। अब मेरा कजन आ गया, ठीक है, अब मेरा कजन आ गया, अब ये क्या है, कुछ दिन के लिए नहीं आया, ये आ गया बड़े दिनों के लिए, कि यहीं पे बैठ के पड़ेगा, यहीं पे बैठ के। अब मेरी सारी चीजें शेयर होंगी, ठीक है, मेरा रूम, सब कुछ, मेरा घर, सब कुछ शेयर हो रहा है, खाना खुना सब शेयर हो रहा है। जितनी मेरी केयर होती थी अब इतनी उसकी, अब एसी भी इसको लगाना है, इसको टीवी भी यूज करना है अपने टाइम पे, राइट। बट अब मैं दुखी हो गई यार, क्योंकि ये आ गया है और मेरा सारा, मेरी जो अटेंशन थी, मेरी जो पेरेंट्स अटेंशन दे रहे थे मुझे, वो भी कम हो गई, मेरा रूम भी शेयरिंग पे है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसने इन्वेजन कर ली और ये इन्वेसिव स्पीशीज बन गया, एक एलियन स्पीशीज भी बोल देते हैं इसको, बाहर से कोई स्पीशीज आई, ठीक है। अब ये होता कहाँ है जनरली, मैंग्रोव्स में नहीं होता, क्योंकि मैंग्रोव्स में हर कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट में राइजोफोरा सरवाइव कर सकते हैं, हर कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद ओशियनिक आइलैंड कम्युनिटीज, बिल्कुल, अगर हम ओशियन की बात करें तो वहां पे अगर कोई आइसोलेशन में कोई रह रहा है और ह्यूमंस की, मान लो शिप कभी गया, उस अंडमान एंड निकोबार शिप कभी गया, अब वो कुछ ऐसी स्पीशीज को वहां इंट्रोड्यूस करवा दे जो वहां नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वेसिव स्पीशीज हो जाएगी, और ये जनरली ह्यूमन एक्टिविटीज से हो जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, इनमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पहले से बसी हुई स्पीशीज हैं और इन्होंने अपना पूरा हक जमा लिया है वहां पे, वहां नहीं नया बंदा आ सकता। अब ये वाली जो अगर बात करें तो इस आइलैंड पे, ये छोटा सा आइलैंड है, जो नई स्पीशीज आई वो भी कहीं बाहर से आई, यहाँ की नेटिव नहीं है, ठीक है, बट नेटिव नहीं है, बट इतना वो जमा नहीं पाई जितना अब बाहर से आके कोई और जमा पाएगा। मतलब क्या पता ये कंपटीशन में हरा भी दे उसको, बट मे बी कि वो इस पे इसको तंग भी कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो जनरली ये कहाँ देखा जाता है, ओशियानिक आइलैंड कम्युनिटीज पे देखा जाता है, क्योंकि बसी बसाई कम्युनिटी पे कम देखा जाता है। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहां तो पहले इतनी भीड़ है, टेम्परेट फॉरेस्ट में भी इतनी भीड़ है। अब ओशियानिक आइलैंड कम्युनिटीज पे क्या होता है, थोड़ा सा उनको रहता है खाली खाली, ठीक है, कि भाई हम भी चलते हैं, वहां पे जगह है तो चलते हैं, और वहां पे ये इजिली इन्वेट कर लेते हैं। क्लियर। Which one of the following organism is used as indicator of water quality? अगर हम बात करें एस्चेरिशिया कोलाई की, तो एस्चेरिशिया कोलाई पानी में हो तो क्या होता है, वाटर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसी को देखते हैं कि अगर इंडिकेट करता है ये वाटर क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट, two opposite forces operates in the growth and development of every population. One of them relates to the ability to reproduce at a given rate. The forces opposing is called. अब होता क्या है, दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं जो इन्वायरमेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब जो पॉपुलेशन है इन्वायरमेंट में उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे को देखती है।
अब उनमें से एक क्या करती है कि वो एबिलिटी मतलब रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखती है किसी भी गिवन रेट। अब वो है क्या? अब अगर हम बात करें मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी तो हो गया मर जाना, तो ये तो पॉपुलेशन की ग्रोथ में कैसे ही, डेवलपमेंट में कैसे ही रखेगी। बायोटिक कंट्रोल नहीं, फिकल्टी नहीं, इसमें क्या आएगा? इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि जिसकी जितनी रेजिस्टेंस होगी, जितनी एबिलिटी टू प्रोड्यूस होगी उस इन्वायरमेंट में, वो उतना रिप्रोड्यूस करेगा। अब एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस कैसे होगी? मान लो बहुत गर्मी है, मैं उतनी गर्मी सहन नहीं कर सकती, तो मेरी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो यार गर्मी में मेरे से हो नहीं रहा, ये वो फलाना, बड़ी सारी चीजें आ जाएंगी। अब वहीं कोई आगे साउथ साउथ के लोग रख लो, साउथ के लोग हैं, वो इस गर्मी को झेल लेते हैं आराम से, उनको इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं है गर्मी से, तो वो तो आराम से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, मतलब प्रोडक्शन उनकी हाई आएगी। ठीक है, सेम इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस उनकी है और मेरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी मतलब मेरा जो काम करने का तरीका है वो मैं अच्छे मौसम में ही कर पाती हूँ, बट वो जैसे भी, क्योंकि उनको आदत है, वो जैसे भी कर लेंगे। तो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे किसी भी गिवन रेट में रिप्रोड्यूस करने का। नेक्स्ट, albinism is known to be due to an autosomal recessive mutation. autosomal recessive mutation, अब रिसेसिव म्यूटेशन क्या है? मतलब वो अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाएगी, रिसेसिव जीन्स में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब एल्बिनिज्म होता क्या है? वैसे एल्बिनिज्म होता है जो बहुत ही, जैसे गोरे लोग होते हैं ना, कुछ लाइट स्किन पिगमेंट, उसको बोलते हैं एल्बिनिज्म। ठीक है, एल्बिनिज्म उसको बोलते हैं। अब एल्बिनिज्म की अगर हम बात करते हैं, चलो, अब एल्बिनिज्म क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है। ऑटोसोमल क्या होते हैं? जो सेक्स पेयर के अलावा जो होते हैं सारे क्रोमोसोम्स, उनको ऑटोसोम बोलते हैं। रिसेसिव मतलब डोमिनेट नहीं है, डोमिनेटिंग नहीं है डिजीज, और म्यूटेशन से आई है। तो अगर जो फर्स्ट चाइल्ड है किसी भी कपल का, उसमें एल्बिनो है, अब सेकंड वाले में भी तो 50% चांस रहेगा ना उसका, क्योंकि जब फर्स्ट वाला हो सकता है तो सेकंड वाला भी हो सकता है। रिसेसिव है बट 50% रहेगा। मान लो ये वाली कंडीशन है, अच्छा 50%, अच्छा 50% नहीं रहेगा। मान लो ये वाली कंडीशन है, क्योंकि इसमें क्या है, इस तरह से बनेगा ना। अब ये वाली 25% रहेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन कब आ रही है? रिसेसिव है, तो 25% में ही रिसेसिव कंडीशन आ रही है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाता है? 25%। क्लियर? और बाकी अगर हम बात करें नॉन एल्बिनो की, तो वो 75% रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेट वाला डोमिनेट कर जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी डोमिनेटिंग है। चलिए नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें अगर हम, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जीन्स में चेंज आना। वो क्या होता है? छोटी छोटी जो पॉपुलेशन होती है ना, उनमें वो चीज होती है। मान लो, अब इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। मच्छर है कोई, बड़े सारे मच्छर है, अब ऑल आउट आई है, ऑल आउट से काफी सारे मच्छर मर गए, बट दो तीन क्या कर रहे हैं? दो तीन सरवाइव कर रहे हैं। बस दो तीन जो सरवाइव किए उनमें थोड़ा सा जीन में चेंज है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी पॉपुलेशन बना ली जो सरवाइव कर गया। अब सारे के सारे मच्छर रेजिस्टेंट है उस ऑल आउट के लिए। ठीक है, सेम केस यहीं पे, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? पूरी की पूरी पॉपुलेशन का चेंज हो जाना, जीन्स में चेंज आ जाना। तो ये जनरली कहाँ होता है? स्मॉलर पॉपुलेशंस में ये चीज होती है। क्लियर? नेक्स्ट, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड फीवर की अगर हम बात करें तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड फीवर इज अ बैक्टीरियल डिजीज। अब बैक्टीरिया जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी नाम से पता चल जाएगा। ठीक है, और
ये जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है ये मतलब फीसिस से या मतलब हाथ ना धोए अनहाइजीनिक कंडीशन से ये आराम से फैल जाता है। अनहाइजीनिक कंडीशंस अगर हो तो टाइफाइड बैक्टीरिया फैल सकता है। कंटामिनेटेड फूड से फैल जाता है, तो इसमें थोड़ा सा हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट, human immunodeficiency virus has a protein code and genetic material which is human immunodeficiency virus क्या करता है? डिजीज करता है हमें एड्स। एड्स क्या है? ऑटो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो हमारा अफेक्ट हो जाता है, इम्यून सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो रहा है मतलब इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। बंद कैसे कर देता है? हमारे WBCs पे असर होता है इसका। अब वो जो हमारे अंदर आर्मी बैठी है हमें बचाने के लिए, आर्मी बैठी है, वो काम कर ही नहीं पाती है, इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है ये। अब हम एड्स से कभी नहीं मरते हैं, हम बाकी बीमारियों से मर जाते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उनसे बचा ही नहीं पाता हमें। क्लियर? और ये बना होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का, तभी इसकी अभी तक कोई दवाई नहीं आई है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का है और अभी तक कोई दवाई नहीं आई है क्योंकि ये म्यूटेट कर जाता है। क्लियर? चलिए आगे, चलिए फिर नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट DNA इज अचीव्ड बाय क्लीविंग द प्रो DNA बाय। क्लीवेज की बात आ गई। क्लीविंग क्या है? तोड़ना किसी चीज को। अब तोड़ने की बात आ गई तो तोड़ कौन रहा है? और रिकॉम्बिनेंट DNA कैसा बनता है? जैसे मान लो ये है, यहाँ ये पूरा प्लाज्मिड है, इसको यहाँ से क्लीव किया। अब जो नया हमारा बनेगा ना, जो नया बना तो उसको यहाँ पे हमने लगा दिया। जो डिजायरेबल जीन हमारा भेजना है उसको हमने यहाँ लगा दिया इंस्टेड ऑफ जो पहले से जीन प्रेजेंट था। अब ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA। अब इसको हम किसी भी तरह यूज कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA, क्योंकि इसमें हमारा डिजायरेबल जीन आ गया और इसको हम डिजायरेबल जगह पे डाल देंगे। तो हमारा आंसर क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, क्योंकि यही कट करने का काम करते हैं, यही हम पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक साइट्स पे यही कट लगा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज। यूकैरियोटिक जीनोम, यूकैरियोट्स पहले तो होते क्या है? प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, DNA यहाँ है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें DNA सस्पेंडेड है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं होते। अब जो DNA प्रोकैरियोट्स में होता है ना, वो सर्कुलर होता है, और अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो वो लीनियर होता है, इस तरह से होता है, और लीनियर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। हमारा DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है और लीनियर होता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और कैसा होता है? सर्कुलर होता है। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या होता है? द DNA इज प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? DNA सर्कुलर होता है और कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट, a few organisms are known to grow and multiply at temperature of 100 to 180 degree. They belong to थर्मोफिलिक सब एरियल फंजाई। फंजाई थर्मोफिलिक कम होती है, इतने टेम्परेचर तक फंजाई सर्वाइव ही नहीं कर पाती। ठीक है, मैरीन आर्के बैक्टीरिया, वहां इतना टेम्परेचर क्यों होगा मैरीन में? थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया ये करते हैं, ये हाई टेम्परेचर आराम से रेजिस्ट कर जाते हैं। ठीक है, और आराम से ग्रो करते हैं वहां पे। हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गे, ये भी एल्गी साइनोबैक्टीरिया इतना रेजिस्ट नहीं कर पाते। थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया ये है जो इतना हाई टेम्परेचर रेजिस्ट कर पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द DNA ऑफ ई कोलाई इज। ई कोलाई के DNA की बात करें तो ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है।
बैक्टीरिया का अभी अभी हमने देखा कैसा होता है डीएनए, राइट हैंडेड सर्कुलर तो रहेगा, बट अगर हम इसकी बात करें तो इसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। नेक्स्ट, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इज, बैक्टीरिया कार्बन साइकिल में क्या कर रहा है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मान लो कोई पत्ता मर गया, कोई कुछ भी मर गया, ठीक है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर बन गया उसका, तो बैक्टीरिया क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन करता है, किसमें, प्रोटीन्स में, ठीक है, प्रोटीन्स में कार्बन होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ ब्रेकडाउन, डाइजेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये काम कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट, which of the following microorganism is used for production of citric acid in industries, अब इनमें से सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एस्परजाइलस निगर सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है और कमर्शियली यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, नींबू का फ्लेवर देने के लिए रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक बैक्टीरिया में ये है, एक बैक्टीरिया इस तरह का है, इसको क्या करना है, अपना डीएनए अपने दूसरे वाले बैक्टीरिया को भी अपने जैसा बनाना है, तो यहाँ क्या होती है, एक पिलाई फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू वो अपना डीएनए दूसरे में डालता है, क्लियर। तो यहाँ पे पिलाई फॉर्मेशन हुई और इसने इसमें अपना डीएनए जो है हाफ इंसर्ट कर दिया, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट, चलिए फिर यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।